बस्ती का लड़का, शैतानी करने वाला, मोटरसाइकिल पे मस्ती करने वाला। तो दाढ़ी रखने ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये कि वो दुनिया भर के एक से एक बढ़िया महंगे शैम्पू लेके आता था दाढ़ी धोने के लिए। तो मैं उससे डिस्कस भी करता था कि कैसे ट्रेनिंग करता है, तो उनकी हंसी मजाक उड़ाया जाता है। इसका मतलब मोहित हैज बीन शॉट। जय हिंद दोस्तों, हम द मिलिटेरियंस की तरफ से मैं संदीप आज आए हैं गाजियाबाद मेजर मोहित शर्मा के घर, जो कि अशोक चक्र विजेता हैं और जिन्हें एक सेना मेडल और एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मिला। अलग अलग ऑपरेशंस में उनके मम्मी पापा और उनके बड़े भैया से मिल रहे हैं। हम उनके बारे में कुछ आपसे सवाल करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। हम उनके जो जन्म उनका बर्थ हुआ, उनका नाम चिंटू पड़ा, वो उनके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आप बताना चाहेंगे उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका नाम चिंटू कैसे पड़ा? उनका नाम मेजर मोहित शर्मा का जन्म रोहतक में हुआ 13 जनवरी 1978 को। मैं दिल्ली जल बोर्ड में थी। उन दिनों 3 महीने की मैटरनिटी लीव मिला करती थी, तो मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग शुगर मिल में रोहतक में थी, तो मैं 3 महीने के लिए वहाँ शिफ्ट कर गई थी। अदरवाइज मैं दिल्ली ही रहती थी। अच्छा। तो वहाँ पर इसका बर्थ हुआ और इसलिए वहाँ हम लोग 3 महीने वहाँ रहे। और चिंटू इसका नाम इसलिए पड़ा, ये बहुत कमज़ोर था और बहुत पतला था, ये नहीं लग रहा था कि ये सर्वाइव भी कर पाएगा या नहीं, तो इसलिए इसका नाम चिंटू पड़ा। क्योंकि इसका बड़ा भाई जब हुआ था तो बहुत मोटा तंदुरुस्त था, तो उसको सबने कह दिया कि ये तो डब्बू है, डब्बू है तो डब्बू जैसा है, तो उसका नाम डब्बू जैसा, रणधीर कपूर की वजह से उसका नाम तो डब्बू पड़ गया। और क्योंकि ये पतला बहुत था, कमज़ोर था, तो इसलिए इसका नाम इसको हमने चिंटू बुलाना शुरू कर दिया। इस तरीके से उसका नाम चिंटू पड़ा। अच्छा, इनका जन्म हुआ कहाँ था? किसी हॉस्पिटल में? नहीं, बेसिकली मेरी मदर इन लॉ बहुत गांव की थी और वो नहीं जाना चाहती थी हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ पे एक डॉक्टर थे हमारे नॉन टू थे शामगर। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं जाना चाहती है तो हम अरेंजमेंट घर में ही करा देंगे। तो उन्होंने सब, जिसकी डिलीवरी भी घर पे ही हुई थी रोहतक में ही। अच्छा, मोहित जी की प्राइमरी स्कूलिंग कहाँ हुई थी? मोहित जी की प्राइमरी स्कूल, उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए और मानसटी पब्लिक स्कूल था साउथ एक्स में। अच्छा। तो बड़े भाई को तो वहाँ दोनों भाइयों को एक साथ हमने उसी मानसटी में डाल दिया था। पहले बड़े को डाला फिर छोटे को डाला। तो इनकी जो 5वीं तक की एजुकेशन वहीं हुई, मतलब बड़े की 5th तक हुई थी और ये 4th क्लास में था तब हम गाजियाबाद शिफ्ट कर गए। तो इसका जो प्राइमरी की एजुकेशन है वो ये दिस है। मेजर मोहित एक बहुत अच्छे बॉक्सर और एक बहुत अच्छे स्विमर, हॉर्स राइडिंग का शौक रखते थे, बहुत अच्छे हॉर्स राइडर थे। तो इन सब चीज़ों का उन्हें शौक कैसे लगा और मतलब वो कब से ये सारी चीज़ें करने लग गए थे? शौक तो से बचपन से ही था। हम लोग एक बार नैनीताल गए थे तो वहाँ पर हम लोग उसको हॉर्स राइडिंग कराई, तो वो तो वहाँ जिद कर गया कि मेरे ब्रदर साथ में थे, मेरे हस्बैंड थे और दोनों भाई थे। मामा मुझे भी पौनी ले दो, मैं तो पौनी लेके ही यहाँ से जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा, पौनी ले दो मुझे, पौनी ले दो। मैंने कहा तुम पौनी लायक हो तो जाओ तभी लेंगे, क्योंकि वहाँ छोटे घोड़े चलते हैं तो उनको पौनी बोलते हैं, पौनी ले दो। तो शौक तो उसको शुरू से ही था इन सब चीज़ों का। उसके बाद में जो उसको सबसे ज़्यादा शौक शुरू हुआ सबसे सिंगिंग का और माउथ ऑर्गन का, उसके बाद उसको म्यूजिक का, और उसके बाद एनडीए में जाने के बाद उसको बॉक्सिंग वगैरह का। और उन्होंने स्विमिंग कब से स्टार्ट की थी? स्विमिंग तो उसने वहीं स्टार्ट की थी एनडीए में जाने। एनडीए में? उससे पहले वो स्विमिंग नहीं करता क्योंकि था? जिस स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम इतनी मतलब अवेयरनेस नहीं थी, स्विमिंग पूल नहीं होते थे। जैसे डीपीएस में 6 में हमने उसका एडमिशन डीपीएस गाजियाबाद में करा दिया था, तो वहाँ पे भी वो नहीं था, स्विमिंग पूल नहीं था। और उन दिनों राजेंद्र नगर में भी इतना नहीं था, यहाँ पर भी कोई ऐसा स्कूल नहीं था जिसमें स्विमिंग थी। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए मधुर भैया, वो कैसे भाई थे? जैसे बचपन के बारे में बात कर रहा हूँ। शरारती थे, कैसे थे? आपके साथ कुछ किस्से होंगे जो नॉर्मली भाई शेयर करते हैं और मम्मी पापा को पता नहीं होते, कुछ ऐसी चीजें आप मेरे को बताना चाहेंगे? जो ऐसी चीजें हैं जो मम्मी पापा को भी नहीं बताते, वो तो किसी को भी नहीं बताते। दैट इज अ ब्रो कोड। हाँ, वो ब्रो कोड है हमारा। वो 40-50 साल से जो भी है दोनों, वैसा ब्रो कोड अभी मेंटेन है। चीज है हमारे दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में रहती है, अभी वैसी रहती है। बड़ा शैतान था, मतलब तो उसकी शैतानी की वजह से जो है मेरे को भाई, बड़ा भाई होने के नाते उसे कम डांट पड़ती थी, मुझे ज्यादा डांट पड़ती थी, क्योंकि वो तो बच जाता था। तो छोटा है, शैतानी का तुम तो बड़े हो, तुम तो समझाएगा। तो वो धीरे 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 करके जो है उसकी शैतानी बढ़ती जाती थी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती थी। तो ऐसे था, बहुत शैतान था, स्कूल में भी बहुत शैतान था, सारी टीचरों का बहुत फेवरेट भी था वो।
लेकिन शैतानी करने में अव्वल नंबर था। हमारे पीटीए इंस्ट्रक्टर हो, हमारे इंग्लिश की टीचर हो, हमारे म्यूजिक टीचर हो, सबके साथ उसकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। सबको एकदम जिस आंखों का तारा था। सिंगिंग कॉम्पिटिशन को तो आपको सबसे पहले जो है पार्टिसिपेट करना है, जीतना है। हमारे म्यूजिक टीचर हुआ करते थे श्री डॉक्टर एस डी शर्मा, सबसे वो हमारे टीचर। तो मोहित को गिटार, बट मैंने भी गिटार सीखना शुरू कर दिया, म्यूजिक क्लास में म्यूजिक सीखा। बहुत शैतान था, तो वो उस टाइम ना हवाई गिटार सिखाते थे। वो लोग हवाई गिटार सिखाने की तरह नहीं होता, जैसे फिल्मों में देखते हैं वैसा गिटार नहीं होता। बेसिकली जैसे वीणा या गिटार हाथ में लेके बैठते हैं, तो उसको लिटा के गोदी में, और एक बेस रॉड हुआ करती थी, छोटी स्टील रॉड, और फिंगर नेल्स हुआ करते थे हाथ में पहनने वाले। तो हाथ में पहनने वाले और अंगूठे से जैसे बजाते सितार, तो वैसे उस रॉड से वहां से उसने सीखना शुरू करा गिटार। और वही शैतानी करनी, बच्चों के फिंगर नेल दाएं बाएं कर देने, रॉड दाएं बाएं कर देनी, किसी की इधर कर देनी, किसी का कवर चेंज कर दिया गिटार का, उसका गिटार कहीं कर दिया। कोशिश करनी कि लाइन में सबसे आगे वो खड़ा होता कि उसके सबसे पहले उसका नंबर आए, टाइम लेना अपना पूरा सर के साथ। तो ऐसे ही वो हमारे पीटीए इंस्ट्रक्टर हुआ करते, लेकिन हम जब डीपीएस में उनके साथ मस्ती करनी। रिलेशनशिप उसकी इतनी अच्छी थी कि 11th में 10th के बाद जब हमारा सब्जेक्ट चूज करने की बात आई, तो मैं तो बायो लेके बैठा हुआ था, बायो और मैथ्स पढ़ा था 11th में। उसमें जो है फिजिकल एजुकेशन थी। अच्छा, तो क्यों लेगी फिजिकल एजुकेशन? यार इसमें 70 नंबर प्रैक्टिकल भी है, 30 नंबर के छोटे बस। तो मैंने कहा फिर 70 में 70 तो आगे, मेरा 30 में देख लेंगे, ठीक है। बड़े तो उस हिसाब से उसकी थिंकिंग बचपन से थी, उसका जो दिमाग था वो काफी गोल ओरिएंटेड और सक्सेस ओरिएंटेड था। उसको पता था क्या करना है, कैसे करना है। तो शैतानी में भी अव्वल नंबर था। दिवाली हो, होली हो, चाहे स्कूल में पहले से ही नोटिस निकला हुआ है कि कोई पटाखे नहीं छुड़ाएगा, कोई रन लेकर नहीं आएगा, करना उसको वो काम। तो अगर लिख दिया है कि नहीं करना है तो वो करना है, वो करना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि बेटा हाथ मत लगाओ, उसको क्यूरियोसिटी हो जाती थी अंदर कि क्यों मना करना है। तो वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाता था, तो मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस लेना और फिर उनसे सीखना, वो मेरे ख्याल से माइंडसेट हो गया था। शैतान बहुत था हर चीज। और शैतान आप किसको कहते हो? वही बच्चा जिसको आप मना करो किसी काम को करने की, वो जरूर करते काम को। वो शैतान तो बस वही था। कोई एक ऐसा किस्सा याद आता है? स्कूल में पटाखे छुड़ाने वाले बहुत किस्से हैं। अच्छा, हाँ, वो सस्पेंड हुआ स्कूल से 5 दिन के लिए। डांट मुझे पड़ी, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर मैं खड़ा हुआ जाके। अच्छा, तो मम्मी पापा को शायद बुलाया गया था स्कूल में, सिटी बेच की क्या पाइए, देखिए क्या कर रहे हैं। 11th या 12th की बात है मेरे ख्याल से, नहीं 11th की बात है, गाजियाबाद में हुआ था ये। डीडीएस गाजियाबाद में हुआ था। उस टाइम हमारे प्रिंसिपल सर हुआ करते थे आरडी ठाकुर सर, आप तो देखो जम्मू में रहते हैं। और उन्होंने बुलाया, पहले बोले कि स्कूल में मैंने बड़ा भाई बुलाया, बुलाया, मैं भी डर गया क्या हुआ। मुझे पता तो था कि कुछ हुआ है स्कूल में, कुछ ना कुछ तो किया होगा, पर ये नहीं पता था कि तुम्हारे भाई ने किया है। डांट वाट पड़ी, सबने सुनाया व्हाट इज दिस काइंड ऑफ एजुकेशन एंड कोचिंग दैट यू आर डूइंग एज अ लिटिल ब्रदर, व्हेन यू टेल हिम टू व्हाट इज दिस स्टॉप। ये सब खूब सुनाया सबने मुझको। बाद में सुना ना सर की डांट का फर्क पड़ना है ना मेरे कहने का फर्क पड़ना है। तो ठीक है, तो चाहिए था एक बफर जोन चाहिए था कि ठीक है वो भाई सस्पेंड 5 दिन स्कूल से गए मंडे को वापस। दिवाली की छुट्टी पे क्या फर्क पड़ता है, दिवाली की छुट्टी तो वैसे। तो घर पे बताया था कि सस्पेंड हो गए? घर पे तो पता चली गया अपना, जब प्रिंसिपल ने फोन करके बुलवा लिया मम्मी पापा को। अच्छा, स्कूल में ये आपका बेटा ये कर रहा है स्कूल में। फिर आंटी अंकल आपने डांट नहीं लगाई उनको? ये तो यहाँ नहीं थे, मैं ही थी, मुझे उन्होंने बुलाया। फिर वो उस दिन प्रिंसिपल तो आई नहीं थे, बाई चांस वाइस प्रिंसिपल थे। वाइस प्रिंसिपल की वाइफ जो बैंक एम्प्लॉय थी, तो मैंने जाकर उनसे ये कहा, मैंने कहा आप ऐसे बच्चों की शिकायत करते हो कि ये कर दिया वो कर दिया, वो क्यों करेंगे? एक इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, वो आपके यहाँ तोड़ फोड़ करेगा? नहीं मैडम, मैंने थोड़ा सा डराने के लिए बुला लिया था आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हम तो एक ही समाज के हैं, मेरी वाइफ बैंक में, आपके हस्बैंड बैंक में। बहुत मतलब, और उसकी शैतानियां काफी सारी ऐसी थी जिसकी वजह से टीचर्स का काफी फेवरेट था। मतलब इंग्लिश टीचर ले लो, पीटीए इंस्ट्रक्टर ले लो, म्यूजिक टीचर ले लो, हमारे मैथ्स के टीचर ले लो, जिससे पूरा स्कूल खौफ खाता था। जीवी शर्मा सर, आप अभी उनका फेसबुक पे पेज वगैरह देखोगे तो वो बड़ा प्यार करते थे। फिर उन्होंने मतलब जब स्कूलिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद उन्होंने कॉलेज के लिए सोचा, तो कॉलेज में फिर इंजीनियरिंग उन्होंने ज्वाइन करी। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे, उन्होंने कैसे इंजीनियरिंग ऑप्ट की और फिर कैसे वो इंजीनियरिंग से एनडीए की तरफ उनका मतलब वो
चेंज कर दिया उन्होंने डायरेक्शन। क्या वो बचपन से एक फौजी बनना चाहते थे? देखो बचपन से तो उसके मन में था वो थोड़ा डिफरेंट सोचता था बाकी सब लोग। जैसे बाकी सब लोग सोचते हैं कि हाँ हमें इंजीनियर बनना है, उसको ये था कि यार फौजी बनना है, फोर्सेस ज्वाइन करने हैं। काफी इंस्पायर्ड रहता था इन सब चीजों से, ऑल्दो कभी भी एक्सपीरियंटली बातचीत नहीं होती थी, पर काफी इंस्पायर्ड रहता था इन सब चीजों से। क्योंकि मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था उस टाइम, तो मैंने एनडीए दिया भी, बार एसएसबी दिया, उस सब में उससे काफी डिस्कशन होती, ये डिस्कशन होती थी मैं कर सबसे पहली बार आपने कब नोटिस किया कि इनमें वो आर्मी जाने का जज्बा है या आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? कभी सबसे पहले आपको शायद जिक्र किया होगा, क्योंकि नॉर्मली मेरा भी एक छोटा भाई है, हमारा जिक्र होता रहता था करियर के बारे में, तो शायद सबसे पहली बार आपसे जिक्र किया होगा उन्होंने। हमेशा जिक्र करता था, इस बात का करता था, खासकर तब करता था जब मैं एनडीए का एसएसबी देकर आया था वापस। तो तब तक सिर्फ हमारी काफी सरफेस लेवल पर बातचीत होती थी, पर उस टाइम के बाद हमारी टर्म कॉन्वर्सेशन हुई, उसने कहा कि यार ये मैं करूंगा। तब वो कौन सी क्लास में थे? वो 11th में था। वो 11th में थे। 11th में था, मैं 12th में था, और हम लोगों ने मैंने एनडीए का एग्जाम दिया था, तो फिर मैं बोर्ड्स के बाद एसएसबी देने गया था, तब उसने 11th में था, 11th का एग्जाम दे रहा था। तो उन्होंने पूरा आपसे जाना कि कैसे आर्मी मतलब फंक्शन करती है, क्या चीजें, क्या क्या डिस्कशन हुए थे? सारे डिस्कशन उसका, देखो उस टाइम इंटरनेट इतना अवेलेबल था नहीं, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती थी, यू विल हैव टू फाइंड कॉन्टैक्ट, किसको पता होगा जी। आज तो क्या है ना, आपने लैपटॉप खोला, गूगल पर डाला, विकिपीडिया है 50 पेज सोर्स में जी, तो वो जाता था, देखता था पड़ोस में कौन है जिसका बैकग्राउंड है, कौन है जो एयरफोर्स में है, कौन है जो आर्मी में है, कौन है ऐसा जो किसी भी तरह के फोर्सेस में है, कोई फ्रेंड है उसके पेरेंट्स हैं या कोई फ्रेंड है उसके रिलेटिव्स हैं, उनसे जाना, बातचीत करना, पूछना, वो इन्फॉर्मेशन वहां से गैदर करता था। बेशक तो मोस्टली उसके एसएसबी के एक्सपीरियंस ज्यादा शेयर होते थे, कितने दिन का एसएसबी होता है, पहले दिन क्या कराते हैं, दूसरे दिन क्या कराते हैं, किस तरह की नहीं बात जी, तो वो सारी चीजें। फिर जब उन्होंने ये क्लियर करा एनडीए का एग्जाम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि एनडीए का एग्जाम कैसे देना गया, उनका मन किया, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग से फिर कैसे एनडीए में चले गए वो? एक्चुअली इंजीनियरिंग वो एसएसबी दे के गया था, पर्पजली नहीं गया था, वो तो बाई फोर्स हमने भेजा था उसको। अच्छा। जब 12th में पढ़ता था, हमारी पड़ोस में एक एयरफोर्स के 4 आदमी रहते थे, उनका बेटा था, उससे सी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। अच्छा। उससे उसको पता लगा कि इस तरह एनडीए का एग्जाम क्या होता है, आईएमए का होता है, तो एनडीए 12th के बाद जाते हैं जी। तो उसने कहा जब फॉर्म, तो कहते हैं पापा ने गए मतलब फॉर्म आप भरवा देते जी, तो उसने अपने पापा के थ्रू एक फॉर्म भरा दिया। अच्छा। और उसने फॉर्म भर के भेज दिया। अच्छा। हमें नहीं पता था। अच्छा। तो 12th का एग्जाम दे दिया उसने, उसके बाद में उसकी रिटन एग्जाम आई एनडीए की, तो दिया। उसके बाद हम ये चाहते थे कि वो बड़ा भाई इंजीनियरिंग कर रहा, छोटे भाई एक साथ कर दे। अच्छा। आगे जाके या फिर अपना एंटरप्रेन्योर बना के इकट्ठे काम करें, या फिर अपना लाइफ सेटल हो जाएगी जी। तो हम चाहते थे कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले। आप लोगों का शायद कोई आर्मी में या हमारी फोर्सेस में कोई आर्मी था भी नहीं। अच्छा। हम नहीं चाहते थे जी। फिर एग्जाम दे दिया, उसको दिमाग में ये कॉन्फिडेंस था कि मैंने एग्जाम दिया तो क्वालिफाई जरूर करूंगा जी। तो कहता नहीं बेकार इंजीनियरिंग करनी, मैं तो फौज में जाना है, तो मुझे इंतजार करने दो, मेरा रिजल्ट आ जाएगा जी। तो उन दिनों जो है यूपी वगैरह में इंजीनियरिंग के कॉलेज बहुत कम थे, महाराष्ट्र में ज्यादा थे जी। तो हमने उसको एडमिशन दिलाने के लिए उसको महाराष्ट्र में एक से गाँव है नागपुर के बाद में अमरावती यूनिवर्सिटी में, वहाँ हमने उसको एडमिशन दिला दिया। अच्छा। मीनवाइल जैसे एडमिशन दिलाया तो उसका जो एसएसबी से रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने का हमारी इंटीमेशन आ गया। हमने उसको नहीं बताया कि मैंने बताएंगे तो मेरी एक परेशान होगा। तो उसने कई बार हमको टेलीफोन किया कि बाबा मेरा इंटरव्यू का लेटर आया नहीं आया एसएसबी का, वो श्योर थे? मैं नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा। फिर पता नहीं उसने किस सोर्स से पता कर लिया कि तुम्हारा एसएसबी क्वालिफाई कर गया होता है एसएसबी के लिए, तुम्हारा भोपाल में एसएसबी है स्टेट से स्टेट का। अच्छा। उसके बाद उसने हमसे कॉन्टेक्ट करना बंद कर दिया। उसने हॉस्टल छोड़ा, कॉलेज छोड़ा, ट्यूशन मनी ले ली, अपना पूरा सामान पैक किया, जो अपने बिलोंगिंग थे, अपने बिस्तर वगैरह वो अपने दोस्तों को डोनेट कर दिए, तो सामान सारा पैक करके भोपाल स्टेशन पर आ गया, रेलवे स्टेशन पर। अच्छा। सामान क्लोज रूम में रखा उसने और वो ऐसे दिल चला गया। उस वक्त उसको 102 103 बुखार था। पूरे 7 दिन उसने जो था ऐसे इंटरव्यू लिया, जब रिकमेंड हो गया तो उसमें उन्होंने टेम्परेरी रिकमेंडेशन होता है, टेम्परेरी थोड़ा उसको फिजिकल प्रॉब्लम थी, उससे और रिकमेंड हो गया।
स्टेशन पे आने के बाद जब क्रोग रूम में सामान निकाला तब उसने अपने मम्मी को फोन किया वहाँ से अच्छा। कि मम्मी ऐसे से देखो आपने तो मुझे बताया नहीं था, मेरा इम्तिहान पास हो गया लेकिन मैंने कॉलेज छोड़ दिया है, मैं आर्मी में आ रहा हूँ, मैं सिलेक्ट हो गया। वाओ। इसके बाद में यूपीएससी फोन कर दिया था उसने वहाँ से। हाँ यूपीएससी पता उसका रोल नंबर था, उसने वहाँ से यूपीएससी फोन किया, स्टेटस पूछा अपना, अच्छा। वहाँ से उसको पता चला। उसका मैं तो जॉन्डिस था शायद, क्या था? ना जॉन्डिस था उसको, सीवियर जॉन्डिस था उसको, तो जॉन्डिस था 23-24 था करीब करीब जॉन्डिस। जॉन्डिस था, अंडरवेट था। मेरा 45-40 किलो वजन था सिर्फ। अच्छा। 2.5 फुट 6 फुट है, ये एक 45 किलो लड़कियों का वजन उससे ज्यादा होता है। हाँ जी। पता है। अच्छा। नहीं कॉन्फिडेंट था इतना। जब जॉन्डिस था तो यहाँ पर जो तो ये हुआ कि 2 दर्जन केले खाने, 2-3 बोतल कोल्ड ड्रिंक पीनी ताकि वेट बढ़े, तो थोड़ा वेट इंप्रूव किया। उसके बाद में बेस हॉस्पिटल में उसकी जाते थे चेक कराने के लिए। हाँ जी। तो वहाँ कई दफे गए, हमें कोई चेक कराया उसका, तो वो नहीं रिगेन कर रहा था। तो हमारे रिलेटिव थे जो आर्मी के कैप्टन मेडिकल ऑफिसर थे, मेजर थे, मेजर भारद्वाज थे, तो हम उनके पास राइट चलिए गए। चलाना पड़ेगा, तो बार बार उनके पास जाता था। रुकना पड़ेगा क्या? आप तो फौज में हैं, तो मुझे बहुत जरूरी है जाना, आप मेरा किस तरह क्लियर करा दीजिए जी। तो हम भी उनसे कहे कि बेसिकली मोटा-मोटा क्या है, कोई डाइट प्लान वगैरह बना के देना मुश्किल। उन्होंने मतलब उसको जो है उसका जो मेडिकली जो है उसको बताया कि भाई ये सब चीजें होता तो एक ऑफिसर के हाथ में नहीं होता, बोर्ड बैठता है पूरा 20 डॉक्टर बैठते। हाँ, तो उसके बाद में उसका जो उन्होंने और 15 दिन फिर हमने लगाया, उसका हो गया मतलब उसमें मेडिकल बोर्ड जो होता है आपको पहले दिल्ली में। हाँ। अच्छा। तो जब इन्होंने कॉलेज से मतलब एनडीए जाने का फैसला किया, मतलब वो एसएसबी जाने का फैसला किया, तो अंकल आंटी को तो बताया नहीं उन्होंने, आपसे जिक्र किया था क्योंकि आप तो ब्रो कोड में थे। नहीं, मेरे को जिक्र नहीं किया। तो उसको ये था कि ये इंफॉर्मेशन कहीं से भी लीक नहीं होगी। अच्छा। तो सीक्रेट तो शायद मेरे पे भी भरोसा नहीं था, उसको लगा था कि भाई को बताऊंगा, वो फट से मम्मी पापा को बताएगा। अच्छा। बड़े भाई का ऐसा तो नहीं, ऐसे नहीं करो, पहले से ही सीक्रेट ऑपरेशंस में लग गए थे। हाँ, वो उस मोड में था। अच्छा। जैसे उसको पता चला कि एसएसबी भोपाल में, इनफैक्ट उसको शायद पता नहीं बहुत लेट चला था, 3 या 4 दिन बाद ही उसका एसएसबी था। अच्छा। तो उसने पता नहीं कैसे तो टिकट बुक कराई, और नागपुर और भोपाल तो एक बार सारे साउथ के रूट में पड़ते हैं दोनों स्टेशन जी। तो वहां से अमरावती शेगांव से नागपुर बैठा ओवरनाइट ट्रेन में, कल दिन सुबह भोपाल जाके उसने एसएसबी के लिए रिपोर्ट किया। वहां पे खत्म होने के बाद मेडिकल हो गया उसका वहां पे, क्योंकि 5 दिन एसएसबी चलता है, उसके बाद फिर कुछ दिन मेडिकल आपका होता है। हाँ जी। फिर मेडिकल के बाद आपको एग्जैक्टली पता चलता है। तो उसने हमें 5 दिन के एसएसबी के बाद फोन करके नहीं बताया कि मेरा एसएसबी क्लियर हो, मेडिकल ले जा रहा हूँ जी। मेडिकल भी हो गया, उसके बाद उसने बताया, यू वांटेड टू मेक श्योर कि सब कुछ हो जाए, हाँ, फिर बताऊंगा। अच्छा। वो ये आधी चीज नहीं बताना चाह रहा था। अच्छा। फिर उन्होंने 5 मद्रास ज्वाइन करी, मतलब जब उनका नहीं, उसने 5 मद्रास नहीं ज्वाइन करी, उसको उसके बाद में जो है उसने मतलब एनडीए में चला गया, 3 साल एनडीए में रहा, एनडीए में भी उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा। अच्छा। टॉपर रहा वहाँ भी। उसके बाद आईएमए में आ गया। आईएमए में आने के बाद में इनको चॉइस मिलती है कि आपको क्या ज्वाइन करना है। अच्छा। तो इसका जो वहाँ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, आईएमए का, ये कुछ भी ले सकता था, इंजीनियरिंग भी और मतलब सिग्नल्स भी, जिसमें जाना चाहता है जी। लेकिन इसको तो 1 पैरा ऑप्ट करनी थी। अच्छा। तो उसने इन्फेंट्री आदमी जाना, तो उसका ये था बेसिकली अपॉइंटी था वो। एनडीए में भी अपॉइंटी था और आईएमए में भी अपॉइंटी था। तो आईएमए में अपॉइंटी था, मतलब आप टॉप के 2, 3, 4 जो कैडेट्स हैं वहाँ पे, नेशनल कैडेट्स हैं, उसमें आप टिपिकली अगर आप कोई भी आप आर्मी के अंदर जो आप अपना विंग चूज करना चाहो, इन्फेंट्री है, आरटी है, आर्मर्ड है, तो उसको कहते हैं कि इन्फेंट्री में जाना जी। क्योंकि आर्मी है तो आर्मी का मतलब इन्फेंट्री में जाना, वहाँ पे उसका फोकस है इन्फेंट्री में। मतलब मम्मी और मेरे ख्याल से पापा जाता गया, हमारा डिस्कशन भी हुआ था, मम्मी पापा उसको कह भी रहे थे यार तू आर्मी एविएशन ले ले, पायलट बन जा, क्यों करना, आर्मी मतलब इन्फेंट्री में ही जाना। अच्छा, मतलब हमेशा फाइटिंग ट्रूप्स में ही रहना था उनको। इन्फेंट्री में भी उसने 1 पैरा चूज की थी, है ना? बाद में होगी वो, कैसे हुआ था ना, पहले इन्फेंट्री में गया था, मद्रास में गया, हाँ 5 मद्रास में इन्फेंट्री यूनिट में गया। तो उसका ये था कि इन्फेंट्री में मतलब अब हैदराबाद पोस्टिंग हुई उसकी। अच्छा। तो हैदराबाद जब पोस्टिंग हुई तो उसका ये था कि यार यहाँ हेड मारने के लिए भेज दिया हैदराबाद, काम तो हुआ नहीं। हाँ। मतलब मैंने काम का मतलब क्या होता है, जैसे हम तो दफ्तरी काम करते हैं ना अभी, बिल्कुल, उसके काम का मतलब है कि मैंने काम का मतलब क्या है यार, क्या है यार, सुबह शाम तक 4 पेपर साइन करते हो, तो यहाँ जाना होता है, मीटिंग होती है, शाम को अपना पार्टी वार्टी होती है, काम खत्म। काम मतलब वैली जाना है, तो भर्तियां इसलिए थोड़ी हुए हैं हैदराबाद में मोटरसाइकिल चलाने की। अच्छा, क्या प्लान है? कहता मैं अटैचमेंट आएगी, मैं आरा रॉक करूंगा।
तो फिर वो उसकी अटैचमेंट आई, राष्ट्रीय राइफल ड्रॉप कर दिया। अच्छा 38 आरआर में चला गया वो। मेरे ख्याल से 6-8 महीने में आरआर ऑप्शन आ गई थी उसके पास। अच्छा फिर 2001 में ही चला गया था वो। अच्छा 2001 तक वो फिर वैली चला गया। शोपियां में रहा मुश्किल। अच्छा शोफिया इज द मोस्ट टेररिस्ट हिट एरिया इसमें है कश्मीर के। सुरनकोट में जब उसको हाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो मिला था उसको सुरनकोट में मिला था। सुरनकोट का ऑपरेशन हुआ था वो। तो उस ऑपरेशन के बारे में जिक्र करना चाहेंगे जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मिला उन्हें? उसमें सुरनकोट में हुआ था, लेकिन इतना तो डिटेल्स मोहित ने कभी बताया नहीं। लेकिन उनकी जो वाइफ थी चीफ की, उसका फ़ोन मेरे पास आया था कि आपके बेटे को जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मिला है, आप खुश हैं? मैंने कहा खुश है, कांग्रेचुलेशंस, मतलब जो भी है। तो लेकिन ऑपरेशन के बारे में कभी हम लोग नहीं पूछते थे, ना ही वो लोग कभी बताते थे। जी। तो आपको कभी ऐसा डर महसूस नहीं हुआ कि जब आपको फ़ोन आया कि मतलब ऐसे एज अ मदर फादर एज अ ब्रदर आप लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये बहुत लाइफ रिस्किंग सिचुएशंस में जा रहे हैं? लेकिन क्या करेंगे आप, जब एक आदमी चला गया तो डू एंड डाई वाली स्थिति सबकी होती है। जब आदमी किसी काम के लिए निकलता है तो वो सोच के निकलता है। अब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं जी, वहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बट मान लीजिए मेरी नेचर है कि मुझे ये करना है, कैसे भी करना है, तो आप भी रोकेंगे, कोई भी रोकेगा, वो नहीं रुकेगा। रोकने की चीज़ ही नहीं है। जब उसने वो लाइफ अपनी ज्वाइन की है अपने उसके लिए, तो उसके लिए तो रोकने का कोई मतलब ही नहीं है। उसका एक वो था। बचपन से भी मेरे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड में ये यू सेटल डाउन टू द फैक्ट कि मेरा बोलने का फर्ज है और ये नहीं मानेगा, ये इसका बिहेवियर है। हाँ जी। तो आप एज अ पेरेंट या एज अ ब्रदर आप उसको बोलोगे ध्यान रख, हाँ बुला सब ठीक, चिंता मत कर। आप उसको ये तो कह सकते हैं तो अपना काम मत कर, हाँ है ना। बचपन में भी आप उसको बोलोगे शैतानी मत कर, मैं नहीं करूंगा, करना तो है ही, उसमें उसके ध्यान पर भरा हुआ। अच्छा फौज का काम, आप उसको बोलो बेटा ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, अपना भी ध्यान रखते हैं, साथ वालों का ध्यान रखते हैं। तो फिर ऑपरेशन रक्षक में जो सेना मेडल मिला वो क्या ऑपरेशन था, कुछ आप उसके बारे में बताना चाहें तो? वो ऑपरेशन वाला खैर आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस वो टॉक्ड अबाउट ऑपरेशन जो है उसके, तो प्राइमरीली कोविड ऑपरेशन ही था। और मतलब ऑपरेशन क्या था उसकी डिटेल्स में जाने से बजाय मतलब एज अ ब्रदर चीजें जो मेरे को याद हैं, जो क्योंकि हमें भी उस समय समझ नहीं आई कर क्यों रहा है। उन्होंने बाल लंबे कर लिए थे, दाढ़ी लंबी करना, और पठानी सूट पहनते थे वो शायद, पहनता था हाँ। वो पठानी सूट पहनता था, पठानी सूट बनवाते भी थे। हम यहाँ पे गाजीपुर में घंटाघर के पास एक टेलर है आजाद, आजाद टेलर के पठानी सूट उस टाइम चलाई में 2 या 4 ही टेलर हुआ करते थे गाजीपुर में जो बहुत पठानी सूट बनाया करते थे जी। मैं टेलर ही बहुत हुआ करते थे, आजाद टेलर ही हुआ करता। हम उसके बाद जाते दोनों भाई पठानी सूट बनवाने, हमें ये भी समझ आता था क्यों बनवा रहे, मतलब फैशन। अच्छा, तो पठानी सूट पे फिरन पहनना, दाढ़ी रखना, और कश्मीरी पश्तून बोली सीखना, डोगरी सीखना, एक्सेंट सीखना। बोली सीखना एक बात है, मतलब कई लोग तमिल कन्नड़ बोलते हैं क्योंकि जैसे उन्हें मूवीज में काम करना तो वो सीखते हैं, लेकिन अगर आप उनसे नॉर्मल तमिलियन उनसे बात करेगा तमिल में तो वो समझ जाएगा तमिल है, तमिलियन तमिल नहीं बोल रहा जी जी। इंग्लिश बोलते तो आपको पता है कि ये यूके वाले एक्सेंट की इंग्लिश है, ये नेटिव नहीं है, ये नेटिव नहीं है, ये अमेरिकन एक्सेंट है, ये अमेरिका में भी कहा गया है। उस तरह का एक्सेंट जी, साउथ कश्मीर का एक्सेंट पकड़ना कि कश्मीर में भी कैसे लोग कश्मीरी बोलते हैं वो एक्सेंट पकड़ना, तो वो तैयारी उसकी बहुत इंटेंस। ये तैयारी कैसे करी उन्होंने, मतलब ये जो लैंग्वेज का था, लैंग्वेज इज अ बैरियर, लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है हाँ। और देखो तैयारी कैसे करी ये तो अब हम डे टू डे उसकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है तो ना जी, लेकिन हमें ये पता है कि अगर उसको किसी चीज की तैयारी करनी है तो फिर वो डे एंड नाइट 24/7 तो दिमाग का जो प्रोसेस है वो ये मुझे सीखनी है, तो वो लोकल नेटिव्स के साथ रहना शुरू करेगा जी। वो लोकल नेटिव्स के साथ रहता था, उसके बहुत सारे दोस्त थे, सेब के ट्रक चलते थे, तो सेब के ट्रक वालों से दोस्ती थी उसमें, उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करते करते आना, तो ऐसे ट्रक ड्राइवर बात करते हैं, वहां से सीखना। अच्छा, नेटिव शोपियां हंडवारा वगैरह में उसकी दोस्ती उसने कर ली थी। उनका नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग था इन्फॉर्मेशन का, उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। उसके पास पता नहीं सीआई फंड हुआ करते नहीं हुआ करते तो उस टाइम पता नहीं, बस घर से बहुत पैसे मंगा रहा था वो। अच्छा, कि भाई पैसे भेज दे, ये काम है, मम्मी पापा पैसे भेज दे, काम क्या है ये बताता था, जरूरत है। अच्छा, बोलता था वो भी जरूरत है। अच्छा, हम भेजते थे तो वो हेल्प बहुत करता था, जैसे किसी के बच्चे को बीमारी के लिए पैसे चाहिए तो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए ऐसी सारी चीजें होती हैं, हम मिलते हैं, हेल्प करते हैं। अच्छा,
तो एज अ कश्मीरी कंसर्न्ड सिटीजन वो नेटवर्क किस तरह से उठना बैठना, लोगों के रात में सोना, खाना खाना उनके साथ, उनकी हेल्प करना। तो मुझे इनफैक्ट आपने देखा होगा जो वीडियो आप यूट्यूब पे भी आप देखते हैं जी, तो कश्मीरी बैठे हैं बिल्कुल, वहाँ के, उनके साथ बैठना, खाना खाना, गाने गाना, गाने बजाना, उनको गिटार सिखाना, अच्छा, जो अपने शौक थे उनको दिखाना। अच्छा, ऐसे दोस्ती करता तो दोस्ती करते करते एक्सेंट पकड़ लिया, भाषा पकड़ ली, थोड़े नुएंसेस होते हैं वो पकड़ लिए। तो इसलिए इसकी तैयारी अच्छी तैयारी बहुत करता हूँ, पूरी चीज को करता हूँ। धुन जिसे कहते हैं ना, हाँ, धुन, जुनून चढ़ जाना उसको, वो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल था जुनून का। अच्छा। दुनिया दर से दो जगह थे, फिर कुछ नहीं। जो ये सेना मेडल था, इसके जो ऑपरेशन था, कोवर्ट ऑपरेशन बोलते हैं जिसको, उसके बारे में जितने इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें वो एक बार थोड़ा सा बताएंगे। तो उन्होंने जो तैयारी करी, आपने बताया कि उन्होंने भाषा सीखी, उन्होंने वो कपड़े गेटअप वैसा लिया, मतलब दाढ़ी बाल, घर पे भी थोड़ा महसूस होने लगा होगा कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ इतनी बड़ी दाढ़ी और बाल रखने का थोड़ा सा कम वो होता था। दोस्त भी पूछने लगे होंगे, आपको भी कुछ कुछ महसूस होने लगा होगा कि व्हाई ही इज डूइंग सो। हम पूछ रहे दाढ़ी क्यों रखनी है, कहाँ पोस्ट पे रहते हैं, कहाँ रोज दाढ़ी बनेगी। अच्छा, वहाँ तो अलाउड होता है, कोई मना नहीं करता दाढ़ी, ठीक है। पर दाढ़ी रखने ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो दुनिया भर के एक से एक बढ़िया महंगे शैम्पू लेके आता था दाढ़ी धोने के लिए। अच्छा, ये बात बहुत लोगों को मालूम नहीं है। मतलब मेरी तो उसकी बहस भी होती थी, इतने महंगे शैम्पू और उससे भी तो दाढ़ी धो रहा है। सब दुनिया बाल धोती है अपने, सिल्की बाल और बालों की ग्रोथ। उनके बाल भी बहुत सुंदर थे, मैंने देखा है कुछ वीडियोस में, वो लंबे लंबे बाल, और उस टाइम तो फैशन भी होता था और बहुत सुंदर लगते थे वो दाढ़ी धोने के लिए शैम्पू लाते थे। बट मेरी शादी का मुझे याद है, मेरी बीवी बेटे पूछती थी कि भैया, उससे पूछती थी कि भाई तो लोग बाल धोते हैं, हाँ, तो भाभी आप मुझे बताओ ये आपके जो बाल है ना, ये इतने सही में सुंदर कैसे, मुझे अपनी दाढ़ी सुंदर करनी है। तो अच्छा, मुझे लगता था मेरे से मजाक कर रहा है, हाँ, ये पूछ रहा है। फिर वो बकायदा लेके आता था इंटरनेशनल शैम्पू, यहाँ पे पहले तो यहाँ बनते नहीं थे इतने शैम्पू जी, तो कस्टम शॉप्स पे जाता था, वहां से लेके आता था। कुछ लोग हैं जो इंपोर्टेड सामान बेचते थे, शैम्पू लेके आता था। अभी शैम्पू और कंडीशनर तो अब अलग अलग मिलने शुरू हुए, पहले तो एक ही बोतल में दोनों होते थे। हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम भी दोनों अलग अलग लेके आता था। कंडीशनर लगा के बैठना, दाढ़ी का 10 मिनट, फिर दाढ़ी धोनी अलग, फिर मूछ धोनी अलग। ये ध्यान रखना कि डैंड्रफ तो नहीं हो रही दाढ़ी में। अच्छा, मतलब बकायदा ब्रशेस लेके आने स्पेशल दाढ़ी के लिए। टॉकिंग आगे ना धुनी, जब उसको रखनी है दाढ़ी तो फिर रखनी है, फिर दुनिया दर से गुजरा है, वो काम तो करना है। तो उस ऑपरेशन में फिर आप लोगों को कैसे पता लगा? बाद में पता चला हम लोगों को honestly, और आई थिंक अच्छा भी है कि बाद में पता चला, वरना मेरे ख्याल से मुझे परेशानी करते रहते। इसमें एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, मतलब एज अ फैमिली, कि जब वो ऑपरेशन हो रहा होगा, इट्स मतलब काफी लंबा ऑपरेशन रहा होगा वो, क्योंकि शायद जैसे ट्रस्ट गेन करना, ट्रेनिंग लेना, कई चीजें हुई थी जो पब्लिक डोमेन में कई चीजें थोड़ी सी अवेलेबल भी हैं, और फिर उसके बाद उनके साथ रहना। तो फैमिली से तो शायद उस टाइम नहीं कांटेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। देखो उस टाइम मोबाइल फोन भी बहुत ज्यादा होते नहीं थे, होते भी तो नेटवर्क नहीं था। हाँ जी, जो बात होती थी मोटा मोटा सैटेलाइट फोन से होती थी। हाँ, कभी कभार उसका हफ्ते दो हफ्ते में एक बार फोन आता था, हाँ जी मैं सब ठीक है, हाँ, घर में सब चल रहा है, इतना ठीक हो रहा है। जैसे बात नहीं हुई, तू कहाँ है, क्या कुछ नहीं, बिजी हूँ, मैं पोस्ट पे हूँ, यहाँ सिग्नल नहीं आता। हफ्ते में एक बार सैटेलाइट फोन लेके आता है, वो तो इतनी बात होती है, इतनी बात होता था। मतलब इतने टाइम में उनकी कम, मतलब एक हफ्ते में 2 हफ्ते में बात करते थे वो? हाँ, तब बात भी करता था वो, कहीं ना कहीं से बात जरूर करता था, पर हमें नहीं पता वो उस टाइम कहाँ था, कहाँ से बोल रहा था, क्योंकि अच्छा, लोकेशन कभी शेयर नहीं करता था। लोकेशन नॉर्मली शेयर करते भी नहीं है आर्मी से। कहाँ है तू? हाँ, पोस्ट पे हूँ। हाँ, कौन सी पोस्ट ये नहीं बताएंगे। तू है, बता देगा हंडवाड़ा में हूँ, शोपिया में हूँ, इतना बता देगा। अच्छा, बड़े एरिया का नाम बता देगा, ये नहीं बताएगा इस पॉइंट पे बैठा हूँ। अच्छा, हम ही पूछते ना, वो बताता था। तो उनका नाम इफ्तिकार कैसे पड़ा? इफ्तिकार का नाम तो उसने खुद ही रखा था। अच्छा, ये उसका बेसिकली एक टेररिस्ट था, मैस्करेड था ऑपरेशन के लिए। इफ्तिकार भट्ट, और भट्ट तो कश्मीर में होते हैं काफी लोग। हाँ जी, तो उसने नाम रखा, उस नाम से वो जाना जाता था, उस नाम से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था। आपके साथ कभी उन्होंने कश्मीरी में एक्ट किया कि मतलब मैं, जैसे मैंने आपसे एक बार पहले भी जिक्र हुआ था कि शायद अंकल आंटी और आप लोग पहचान नहीं पाए थे वो जब ट्रेन से उतर रहे थे, ऐसा एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ था कि वो इतने लंबे बाल थे, इतनी लंबी दाढ़ी और पठानी सूट में आए थे, वो पहचान भी नहीं पा रहे थे, इस तरीके का शायद उन्होंने गेटअप कर लिया था अपना। हम लोग गए थे उसको लेने,
रेलवे स्टेशन पे, तब की बात है। और अपनी कश्मीरी को टेस्ट करता रहता था, ऐसा अच्छा। नहीं है। वो वहां से भी हमें कई बार फोन करता था, तो कॉलर आईडी होती नहीं उस जमाने में। फोन किया, फोन उठाया, हमने लैंडलाइन था हमारे पास, हाँ। और वो कुछ पश्तून बोलता था या कश्मीरी में बोलता था, हमें समझ में नहीं आता था कौन बोल रहा है। अच्छा। तो बाद में फिर वो बताता था, मोहित बोलूँ, मैं पहचाना मैं क्या बोल रहा था यार, समझ नहीं आया। ठीक है, फिर ठीक। हाँ। तो ऐसे कई लोग बात करता था वो नॉर्मल टेस्ट करते रहते थे कि एक आम इंडियन को ये चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कैसा लग रहा है उनको। और आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन कि वो इंडियन, मतलब इंडियंस में भी हमें कश्मीरीज को सबको टेस्ट करता था वो। अच्छा। रियल लाइफ सिचुएशन थी ना, क्योंकि वो तो इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ। वो इट्स नॉट अ सिचुएशन जहाँ पे कि आप एक कैमरा है, वो डायरेक्टर बोलेगा एक्शन तो ऑपरेशन स्टार्ट होगा, और डायरेक्टर बोलेगा कट रीटेक करो तो दोबारा स्टार्ट होगा। दोबारा तो स्टार्ट है ही नहीं ना। इट्स अ 1 सेकंड गेम। तो बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन है, तो रियल टाइम में सब कुछ हो रहा है, तो गलती करने की तो वो भी नहीं। कुछ आपसे उन्होंने 1 पैरा एसएफ में जब वो गए, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करे हो, हम ऐसा काम करते हैं, वैसा काम करते हैं? वेरी अच्छा, वो कभी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता था? मैं इसका खाना जरूर डिस्कस करते थे। आज मैं इसमें अच्छा। आज मैं इसमें वो बनाई, टमाटर टोस्ट हुआ करता था उसका। अच्छा। लाल मिर्च की लेयर होती थी, फिर उस पे लहसुन की लेयर होती थी, फिर एक लाल मिर्च की लेयर होती थी, और टमाटो खाना होता था। तो मैं इसमें स्पेशल होता था उनका। तो उन सब चीजों की डिस्कशन होती थी, पर क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। उन्होंने कभी अपने प्रोबेशन के बारे में कुछ जिक्र किया? प्रोबेशन के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र तो नहीं करा, क्योंकि उस समय भी प्रोबेशन में था, तो 1 पैरा में नाहन में था उसका प्रोबेशन। एक बार आई थिंक उसका दूसरा प्रोबेशन, पहला प्रोबेशन शायद वहाँ श्रीनगर में हुआ था। नहीं, वही हुआ था पहला भी, पहले नाम नहीं हुआ था, नान में हुआ था वो। अच्छा हाँ, नाहन में। इसमें 2 बार हुआ था, 3 महीने बेंगलुरु, 3 महीने नाम। अच्छा, वो शायद उसका देवेंद्र का वहाँ था जब वो, हाँ, श्रीनगर में। हाँ, देवेंद्र जस जिन्होंने किया था उसका। तो कभी ऐसा डिस्कशन नहीं, ये बताता था कि आज रन है, आज इसका टेस्ट है, आज फला का टेस्ट है, आज ये उठाना है, वो उठाना है। उसको पता है कि मम्मी पापा को मैं डिटेल में बेचारे परेशान हैं। वो जो मतलब एक सेरेमनी होती है जिसमें मतलब वाइन या वो लेनी होती है और वो कांच खाना होता है, शायद ग्लास, कुछ ऐसा जिक्र हुआ है क्या? वो 1 पैरा एसएफ में भी करते हैं? वो काम होता है कमांडो पोस्ट। अच्छा। कमांडो पोस्ट। अच्छा। अच्छा, उन्होंने कमांडो स्कूल बेलगांव में एज ए इंस्ट्रक्टर भी शायद 2 साल सर्व किया, तो वहाँ के एक्सपीरियंसेस कुछ बताते थे कि मैं इतने लड़कों को ट्रेन कर रहा हूँ, यहाँ ऐसा बैच है, ऐसी चीज़ें हैं, कैसा लगता है वहाँ? क्या वो वहाँ खुश थे? क्योंकि उनका मन तो शायद, जहाँ तक मैं इस कॉन्वर्सेशन से समझ पाया हूँ, कि उनका मन तो वैली में ही लगता था। कश्मीर उनका शायद सबसे फेवरेट जगह थी दुनिया की। तो मन ऑपरेशन में ही रहता था, पर अगेन उसको इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिली थी जब वो कमांडो ट्रेनिंग खुद कर रहा था। जी, कमांडो डैगर मिला था। हाँ, फिर वापस वहाँ पे गया ऑपरेशन के बाद। और हमेशा यूनिट के साथ ऑपरेट करता ना, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करता। हाँ जी। यूनिट का अगर जाना है वैली तो यूनिट के साथ जाएगा। जी। यूनिट वापस आ गई है तो फिर वो इधर आ गया बेलगांव में। और बेलगांव में भी वो जाना चाहता था अपने हार्ड टास्क मास्टर, मतलब उसका गोल हमेशा यही रहता था कि जितना मेरे को आता है उससे ज्यादा लिमिट्स को पुश करूं। लिमिट्स को पुश कर देते हैं। उसके कैप्टन ने, मैं उससे डिस्कस भी करता था कि कैसे ट्रेनिंग करता है, तो उनकी हंसी मजाक को उड़ाया जाता है। कुछ नहीं है, सांप पकड़ना सिखाता हूँ, सर्वाइवल टैक्टिक्स, चूहे बिल्ली खाना सिखाता हूँ, मतलब इस तरह की बातें मजाक मजाक में बता रहे हैं। सांप पकड़ना एक आम आदमी के लिए कितना डिफिकल्ट होता है और उनके लिए एक नॉर्मल चीज थी। ऐसी हाँ, हम भी गए थे, मैं मेरी वाइफ और मेरी बड़ी बेटी हम गए थे बेलगांव, बस मिलने उसके कुछ महीने भी करके दिखाया तो सारे सांप पकड़ के दिखाया। कोबरा वगैरह पकड़ना नॉर्मल चीज थी। हाँ, उसको नॉर्मल तो दिन में पकड़ सकता था, ऐसे लगता था मुझे। He was thorough professional। एक चीज जो आपसे पूछना चाहूंगा अबाउट द कुपवाड़ा ऑपरेशन, इसमें मेजर मोहित शर्मा ने फाइनेस्ट ऑफ द ट्रेडिशन जो कहते हैं हमारे इंडियन आर्मी के, उसमें सर्वोच्च बलिदान दिया, और उसके बारे में आप कुछ जिक्र करना चाहेंगे? कैसे आपको कैसे पता लगा? ये लोग मेरठ में थे। हम लोग रात को 1:30 बजे हमारे पास खबर आई थी, काफ़ी लेट खबर आई थी हमारे पास, क्योंकि उसका तो ऑपरेशन उसमें जो है अटैक तो उसको दिन में ही हो गया था जी, मेरे ख्याल से 11-12 बजे। लेकिन हमारे पास रात को 1:30 बजे 2 ऑफिसर्स आए थे, तो इनको तो तब भी विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन मैंने फ़ौरन इनको बोला, मैंने कहा भाई
जरूर मोहित के साथ, चिंटू के साथ कुछ हुआ है। अगर वो रात में आए हैं तो कुछ तो बात है। तो रात के 1:30 बजे वो लोग आए थे, तो इसको ये मेरठ में गए थे, इनका कुछ लाइसेंस का चक्कर था तो रिन्यू कराना था। फिर वहाँ से नाहन से वहाँ पे इसको फ़ोन कर दिया था कि आप घर पहुँचो, तो ये लोग भी रात को आ गए थे वापस। तो ट्रेजिक तो थी एक न्यूज़ हमारे लिए, तो बहुत बड़ी चीज़ थी, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जो हो गया था, इससे बुरा तो पेरेंट्स के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। जी। जब मुझे याद है तो मेरे ख्याल से हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, न्यूज़ पे टिकर आता ना जी। उसमें लिखा आया था कि कुछ मेजर शहीद और सतीश ने भी, ऑपरेशन हाँ, ऑपरेशन चल रहा है, तो वो भी शौक लगा था उन्हें, हे भगवान इसका बच्चा है, सोच भी नहीं सकते थे। इसका बच्चा है, किसी का भाई, किसी का बेटा है, अनकैनी सी फीलिंग थी। फिर हमने कहा भगवान ने अगर ऐसा हो तो हम अपना मेरे ख्याल से 12:30 बजे तो गए। 1:30 बजे से फोन आया कोई एक क्वेश्चन कि भैया ऐसी बात है, इसका मतलब मोहित हैज बीन शॉट एंड कैन यू प्लीज रीच होम एज सून एज पॉसिबल। एंड व्हाट डू यू मीन शॉट, हाउ इज ही, वेयर इज ही, हॉस्पिटल में कहाँ है? भैया आई डोंट हैव ऑल द डिटेल्स राइट नाउ, बट आप मम्मी पापा का फोन कर। तो फिर रात को तकरीबन 1:30 या 2 बजे में मेरठ से चला गाड़ी लेके, मैंने उठाया गाड़ी में, जिसकी हालत में सोचता हम लोग आए। पूरे रास्ते में यही सोचता है क्या चल क्या है, तो शॉर्ट मतलब का क्या मतलब है? हाँ, शॉर्ट का क्या मतलब? शॉर्ट का मतलब ये कि किसी में गोली लगी है, हाँ। हाँ, लगी, पैर में लगी है, हाथ में लगी है, सिचुएशन कैसी है उसकी, इंजर्ड क्या सिचुएशन है, कहाँ पर है, एडमिट हॉस्पिटल में है नहीं है, मतलब उसके साथ कोई डिटेल दिया नहीं। काफी जैसे तो पहुंचा रास्ते में, 2:30 बजे घर आया, देखा तो 4-5 अफसर थे ऑलरेडी। मैंने स्टार्टेड टू रियलाइज कि ये और बात है, जान गया। वो यूनिट के ही लोग थे या दूसरी यूनिट के लोग थे? कुछ ऑफिसर्स थे यूनिट में, जो कोई डेपुटेशन पे था दिल्ली कैंट में, कोई कहीं से आया था, अलग अलग यूनिट के लोग थे जो यूनिट को जानते थे, या वन तरह का ऑफिसर है, वो लोग घर पे रहते तो मुझे लगा राइट। मेरे ख्याल से नेक्स्ट थर्ड डे आई थी बॉडी, नेक्स्ट डे शाम को। कंफर्म होने का से बाद में नहीं, कंफर्म तो उन्होंने हमें तो तभी कर दिया था। हाँ, तुम्हें नहीं बताया था, लेकिन बॉडी थर्ड डे आई थी। सेकंड डे तो बेस हॉस्पिटल में लाए थे वो। प्रोसेस होता है उनका, बस दे हैड टू गेट हिम आउट ऑफ फॉर पुट इट टू श्रीनगर एंड देन डू ऑल द प्रोसेस। तो श्रीनगर से थर्ड डे बॉडी, जब तक आई फिर हम लोग रार्स पे रह दिल्ली गए, वहाँ पे आदमी ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी बोला कि दिस इज बेटर। और हमें लगा था ये काफी लंबा डिस्टेंस है, कैसे अरेंज करेंगे, तो उन्होंने सब कुछ अरेंज किया था। यहाँ से फिर आदमी का ट्रक था, रार्स पे रिजर्वेशन और दूसरे ऑनर, तो वो शायद 23 को हुआ था, 23 को कोइंसिडेंटली 23 को शहीद दिवस भी होता जी। बाद में रियलाइज होता कि शायद डेस्टिनी हैड इट इन देयर हैंड्स विद व्हाट ही डू। 23 तारीख को शहीद दिवस भी होता है, शहीद भगत सिंह को फांसी लगी, तो वो एक एक्सप्लेनेशन भी हुआ। इस ऑपरेशन के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इट वाज वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन, ऑब्वियसली काफी न्यूज़ में है, काफी बात है। आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से इतना ही बताना, ये सब रिपीट करने जैसा है, बट हफूड़ा इज नॉट एनी अदर फॉरेस्ट। जैसे लोग कहते हैं कि हफूड़ा और कुपवाड़ा की वो जो टेरेन है उसमें पहाड़ी है, पहाड़ से पानी गिरता है नीचे, नाले बन जाते हैं, नाले इतने डीप होते हैं कि उसमें पूरा पूरा आदमी छुप सकता है। नालों में पतझड़ में पानी, पत्ते भर जाते हैं, सफाई होती नहीं, वहाँ कुछ साफ करना तो है नहीं, तो पत्ते की लेयर बनती चली जाती है, पानी बहता रहता है, आपको ये नहीं पता होता कितने फुट पानी है, कितने नहीं, कितना ठंडा पानी, और दरख्त इतने बड़े हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती, चाहे दिन के 12 बजे हो चाहे रात के 12, ऐसा लगता है रात के अंधेरा ही है पूरा सब। अच्छा, इस तरह के ऑपरेशन। क्या आप कभी उस साइट पे जाने का मौका? मन है जाने का, लेकिन जाने का, पर अब मैं यही सोचता हूँ कि जब जाऊंगा तो कुछ कर सकें जो वहाँ के लोगों के लिए मोहित ने तब किया, ऐसा कुछ कर सकें, तो कुछ ना कुछ एक गोल लेके वहाँ जाना चाहता हूँ।
अभी भी है काफी सारे मोहित के जो कनेक्शन है वहाँ के, बातचीत होती है। कुछ लोग आए भी हैं फैमिलीज को लेकर मिलने के लिए हमसे। आप कुछ आर्मी के बारे में जिक्र करना चाहेंगे? आर्मी का कैसा सपोर्ट रहा आफ्टर? नहीं, आर्मी का कोई सपोर्ट नहीं रहा, ना आज है, ना तब था, ना अब है, ना आगे की उम्मीद है। ऐसा नॉर्मली आर्मी होता नहीं है, मतलब कुछ आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे? नहीं, होता नहीं है, हमारे साथ हुआ है तो हम तो सोचते हैं होता होगा, क्योंकि पेरेंट्स की तो कोई जगह है ही नहीं आर्मी में। भाई जब लाइटली जो बिलोंगिंग्स हैं बच्चे के तो पेरेंट्स को नहीं दिए गए तो इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट सिंपल है, बहुत सिंपल है कॉन्टेक्स्ट ये जो मैं समझता हूँ, और आई थिंक ये सबके हर पेरेंट के लिए वैलिड होता है, खासकर जिनके बच्चे फोर्सेस में जाते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे के पैदा होने से लेकर उसको इस सिचुएशन में लेके आना कि उसको डिसाइड करना उसने करना क्या है, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है पेरेंट्स का है। जो वैल्यूज इंस्टॉल करना बच्चे के अंदर, उसको एक परवरिश, उसको एक पालन पोषण देना, उसको एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करना, वो फैमिली वैल्यू, फैमिली कल्चर जो वो देखता है अपने आसपास, तो 15-20 साल के अंदर वो उससे डेवलप होता धीरे धीरे ना। जैसे संस्कार डेवलप करना किसी जी 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 नहीं कि आपने आज 2 गोली सुबह खाई और शाम को संस्कार उस चीज को कहते हैं जो आप सुबह शाम देखते हो, बातचीत करते हो, सुनते हो, समझते हो ना, उसको एक कहते हैं ना, यू लिव दैट एवरी डे। जैसे पूजा करने वाले लोग भी होते हैं जी, तो यू सी योर फादर डूइंग पूजा एवरी मॉर्निंग इन अ सर्टेन वे एट अ सर्टेन टाइम, performing certain rituals, and then you think it is also my responsibility to be a part of it, and then father calls you in and he teaches you, वो आपके अंदर जाता है। तो कल को आप अलग भी रह रहे हो, आपको लगता है यार मेरे घर में पापा ऐसे करते हैं, मुझे भी ऐसे करना चाहिए, आपको खुद लगता है कि हाँ मेरे मंदिर होना चाहिए, मैं पूजा करूँ उसकी रोज सुबह स्नान करने था, स्नान ध्यान लगाऊँ, वो कल्चर तो माँ बाप ने डेवलप कर दिया। देश के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोसाइटी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज अ ह्यूमन हाउ यू शुड थिंक, एक्ट, बिहेव। So he thinks and acts and behaves that he wants to go into the army, serve the country and nation। कुछ करना चाहता है कोई एक, बिल्कुल। उसकी शादी हो जाती है, कई केसेस तुमने ऐसे भी सुने जिसमें शादी एक दिन पहले हुई है तो 4 दिन पहले, वो बात ठीक है कि जो लड़की है उसको भी अपने दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख के और जैसे दिखाते हैं ना पिक्चर में एकदम टीका करके तलवार हाथ में लेके उसको देखना पड़ता है। Fair, nothing to be taken away from that, but that does not take away whatever has happened prior to that year. बिल्कुल। वही जो मम्मी का जो निकल के आता ना यहाँ से आता है यार, what is that we get? क्योंकि जैसे आपने संस्कार दिए थे, उन्होंने आखिरी ऑपरेशन में भी अपने साथियों को पहले देखा, 2 साथियों को बचाते हुए उनके गन शॉट्स लगे, जो हमने पढ़ा है, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। फिर उन्होंने मतलब अपनी गन संभाली और कुछ टेररिस्टों को शूट किया। वो सबसे पहले अपने साथियों को ध्यान रखते थे। रखा, और उसने हैंड ग्रेनेड से 2 आतंकवादी भी मारे। इससे पहले भी उसको शायद जब सेना मेडल मिला है तब शायद उसको पैर में गोली लगी थी, उसने वो भी हमें नहीं बताया, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स कितने परेशान होंगे। उससे पहले भी उसको पैर में गोली लग चुकी थी, ये भी हमें बाद में पता चला जब वो चला गया है, शहीद हो चुका है। इनको पता था, इन्होंने भी नहीं बताया बच्चों ने। किस दूसरे ऑपरेशन में लगी थी? कभी लगी थी, निशान है, मैं पूछा भी उससे निशान कैसे लग गया, ये बताया गोली लगी थी, क्या लगा था नहीं उसको, मतलब चलते उठते लग जाती है। ऐसा छोटा सा चोट का निशान था, कैसा था वो, मतलब निशान था पैर में हल्का सा, हाँ, अच्छा, गोल से कैसा निशान लगी थी। तो वो He is so casual। बात करते थे यार, तो चला किसी आम आदमी को बंदूक पकड़ा दो और बोलो कि यार दुश्मन है मार दे गोली, आप मार दोगे क्या, आपको बस की नहीं मारना। तो मैंने ऐसे मजाक में पूछा, मैंने कहा देखता आदमी सामने खड़ा था, गोली कैसे चलाता, कहता है कान के बगल में से निकलती है, ट्रिगर अपना दब जाता है। अच्छा, तो ऐसे ही मजाक करता था वो हमसे, कह रहे अपने दबने शुरू हो जाते हैं, मतलब साइंस करके निकलती है। अच्छा, ऐसे मजाक भी बहुत होते थे हमारे, मतलब बताता नहीं था घर में ऐसी कुछ। हाँ, कि पेरेंट्स तकलीफ से बात करके कभी इस बात को महसूस नहीं कर पाओगे कि हाउ हार्डन्ड ही वाज फ्रॉम इनसाइड फॉर दैट कॉज, जिस काम मेंटल टफनेस, जो मेंटल टफनेस है, बात करके कभी नहीं निकालते। आपको लगे यार गली का लड़का, शैतानी करने वाला, मोटरसाइकिल पे मस्ती करने वाला,
बुलेट रखने का शौकीन। जहाँ पे कहते हैं गेड़ियां मारने वाले लड़के होते हैं ना, बिठाए 2-3 लड़के मोटरसाइकिल बुलेट पर घूमने निकले। अच्छा। शौकीन टाइप के बच्चे समझ फॉरेन वाले भी ऐसे जानते हैं। किसी को विश्वास ही नहीं होगा, किसी को फौजी है, पैरा में था, स्पेशल फोर्सेस में, एम्फीबियस टीम में और अंडर वाटर ऑपरेट करना, और ये चिंटू क्या बात कर रहे हो आप? ऐसी किसी को यही नहीं पता था कि शर्मा जी का बेटा भी कोई फौज में है। जब शहीद हुआ है तब लोगों को पता चला इस मोहल्ले में भी कि ऐसा हो गया। आप देश के बच्चों को जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या मतलब देश के लिए क्या करना चाहिए युवाओं को, आप कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मोटिवेशन तो होता ही है, जैसे मोहित गया है और हमने उसकी कुछ मतलब शुरू की हुई है, मतलब क्या हम भूल जाते हैं, स्कॉलरशिप उसकी हमने डेवलप की हुई है 2 यहाँ पर भी, और हम और भी जगह करना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे कोशिश करें कि भाई हम आर्मी में जाएं, जिससे देश को सुरक्षा मिले। कुछ ऐसे आपसे कुछ ऐसे बच्चे मिले जो शायद मोहित भैया से इंस्पायर होके आर्मी ज्वाइन किया हो? गए हैं, इसके रियल लाइफ के कई बच्चे गए हैं। जहाँ पे हमने स्कूल से स्टार्ट की हुई है जी, उस स्कूल से इतना बहुत था कि दर्जनों बच्चे जो है, काफी बच्चे गए हैं। एनडी के थ्रू, आई बाद में सीडीएस के थ्रू डिफेंस ज्वाइन किया। अच्छा। जो मोहित शर्मा जी के, जो मोहित भैया के साथी थे, वो आपसे बात कर दो तरह के साथी हैं। एक तो यूनिट के होते हैं, यूनिट में वर्कर ऑपरेट करते हैं। हाँ, वो नहीं आते। और एक होते हैं जिन्होंने आपके साथ ट्रेनिंग करी, एनडीए में आए हैं, आपके साथ थे। तो जैसे आपका भी होगा ना, आपके एक ग्रुप होगा फ्रेंड्स का जो आपके स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड होंगे, और एक वो फ्रेंड होंगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयड हैं आपके साथ। जी जी। हर एक ग्रुप की बॉन्डिंग आपके साथ डिफरेंट होगी। हाँ जी। तो जो उसके आए हुए एनडीए के फ्रेंड्स हैं, स्कूल के हैं, आते जाते हैं, बात करते हैं, सब याद करते हैं। पैरा के ऑफिसर रहे नान में, वो बहुत मिनिस्ट्री है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। वो कहीं कहीं होंगे, कोई कहीं है, कोई कहीं है, प्रायोरिटी है उनकी। बट हाँ, जो मोस्टली आर्मी वाले हमारे साथ टच में है, वो मोस्टली फ्रेंडली आर्मी या पोस्टमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, जूनियर्स हैं, वो ज़्यादातर टच में रहते हैं, क्योंकि उनका फैमिली बॉन्डिंग होती है ना यार। उनके साथ एनडीए स्पेशल में जाना, मम्मी ने लड्डू बना के भेजे तो उनके हाथ के लड्डू खाना, पापा मम्मी कभी एनडीए गए, मैं एनडीए गए तो मेरे साथ बैठ के बातचीत करना, रेस्टोरेंट में ले जाना, साथ में खाना, तो वो एक अलग रिलेशनशिप होती है। बिल्कुल। और जो आपकी यूनिटी रिलेशनशिप है बहुत प्रोफेशनल होती है, तो आपको उस लेवल से अलग एक फेमिलियल या एक सोशल बॉन्ड बनाना उस टेन्योर में शायद मुश्किल होता है। मतलब मेरे भी आज भी जो मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कॉलेज किया है। बिल्कुल, वो बचपन की जो दोस्ती होती है वो अलग ही लेवल की नहीं, वैसे फिर भी कुछ एक बहुत से लोग हैं जो आर्मी में बेचारे, जिनको ये पता चलता है कि मोहित के पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं और वो लोग यहाँ रह रहे हैं, तो बहुत लोग आए, 1-2 आए भी हैं एड्रेस पता करके। एक यहीं एक कर्नल रहते हैं, वो बेचारे आए थे मिलने जी। वो शायद आजकल पीएमओ ऑफिस में हैं, यहीं रहते हैं। कहते हैं हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे। एक उसका इंजीनियरिंग का क्लासमेट भी आया था, कहता हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी आने की। मैंने कहा हिम्मत की तो ये बात है जब हम रूममेट था इंजीनियरिंग कॉलेज में, राहुल अग्रवाल करके रहता है, हमारी कॉलोनी है। अच्छा। वो कहता है मेंटली मैं इतना डिस्टर्ब था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आपके घर आके आपसे मिलूं। तो 15 साल बाद अब वो लास्ट मंथ जो है दिवाली पे रात को दिवाली में आया था। ठीक है, वो इसकी वजह से ऐसे कितने लोग मिले हैं जिनको कभी मैं सोचा नहीं था। कितने बच गए, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, आ जाते हैं ढूंढ के। बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ हिस्ट्री देख के उसके, और मोहित जी की नहीं पता क्योंकि मेरे इतना स्ट्रॉन्ग है कि आजकल के बच्चों को इतना डेटा है उनके पास, इतनी स्टोरीज है, इतनी लाइफ हिस्ट्रीज है, इतने लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में शेयर करने की, उनके लिए इंस्पायर होने के लिए और मोटिवेट होने के लिए और अपनी जिंदगी के लिए सही रास्ता चुनने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। बिल्कुल, अब इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कुछ है, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। हाँ, अब कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हो आपको उम्मीद है, और देख भी रहा हूँ काफी बच्चे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जी। जिस तरह से भी हो, उनको इस तरह से करें कि देश के प्रति उनका जो है लगाव बढ़े, चाहे वो सिविल सर्विसेज में है, चाहे वो आर्मी सर्विसेज में है, किसी में भी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मधुर भैया, अंकल, आंटी, आप थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमारे को। कुछ मैसेज देना चाहेंगे द मिलिटेरियंस को? Keep up the good work. Thank you so much. Thank you. And I hope people watch it. And not only watch it, but learn from it and get inspired and do something good for your parents, for the society.
अगर हम ये छोटी छोटी चीजें भी कर लेते हैं, जैसे हम भी कर लेते हैं कि यार मेरे को अपने घर के लिए भी अच्छा करना है, मेरे को अपने सोसाइटी, मेरे जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा करना है, कुछ नहीं वो हूँ ऑटोमेटिकली नेशन बिल्डिंग बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल जैसे प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छ भारत अभियान, वो आप ये देखिए कि यार कि छोटे छोटे बच्चे भी अगर अपने सफाई का ध्यान रखते हैं तो देश अपने आप स्वच्छ साफ हो जाता है। तो यही एक मैसेज है, वो क्लीनलीनेस के बारे में, और यही आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ड्यूटीज टुवर्ड्स योर फैमिली एंड सोसाइटी के बारे में। आप अपनी चीजों का ध्यान रखेंगे, ऑटोमेटिकली नेशन बिल्डिंग में हेल्प जिस भी फील्ड में। बिल्कुल ठीक है अंकल आंटी, जय हिंद, थैंक यू सो मच। द मिलिटेरियंस की तरफ से हम दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच।